मैंने राजनीति में तय किया कि मुझे जो अच्छा लगेगा वो पहनूंगा, जो बोलना है वो बोलूंगा, जो करना है वो करूंगा। जनता मुझे चाहे एक्सेप्ट करे या ना करे। नितिन गडकरी जी सपने बहुत दिखाते हैं। मैंने दिखाया हुआ सपना कौन सा पूरा नहीं हुआ है, जरा आप बताओ। सपना दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने जो पूरे करते हैं उनका साथ जनता देती है, और जो सपने पूरे नहीं होते उन नेताओं को ठोकने का काम भी जनता करती है। नेतागिरी करना और नेतृत्व करना, ये दो बड़ी अलग अलग चीजें हैं। नेतागिरी करने वाले खुद अपने बड़प्पन का शोर मचाते हैं और नेतृत्व करने वाले चुप रहते हैं क्योंकि उनका काम बोलता है। हमारे देश में नेताओं को लेकर एक आम धारणा यह है कि इनके समर्थक तो होते हैं, प्रशंसक नहीं होते। लेकिन आज हमारे बीच एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस धारणा को तोड़ दिया है। इनके प्रशंसकों की गिनती इनके समर्थकों से भी ज्यादा है। देखिए, यह बड़े कमाल की बात है कि इनके काम की तारीफ जनता तो करती ही है, आप विश्वास करें या ना करें, विरोधी भी करते हैं। मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा एक ही नाम है, फिर भी रिकॉर्ड के लिए बता देता हूं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने कई बार लोगों को यह कहते हुए सुना है कि भैया मोदी की गारंटी के बाद अगर किसी की गारंटी पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो गडकरी जी हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय श्री नितिन गडकरी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, तालियों के बीच। नितिन सर, थोड़ी सी शायरी से शुरू करना चाहूंगा, इजाजत हो तो। भाई, अर्ज किया है, सड़क बन गई है कारपेट, हाईवे बन गए हैं मखमल की दरी। सड़क बन गई है कारपेट, हाईवे बन गए हैं मखमल की दरी। जोरदार तालियां हो जाएं फॉर श्री नितिन गडकरी। नितिन सर, पर्सनल शिकायत से ये सेशन की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। मेरे जो सास ससुर हैं वो मेरठ में रहते हैं और वो पहले 6 महीने में एक बार मेरे घर आते थे। अब आपने वो हाईवे बनवा दिया है 1 घंटे वाला, अब वो हर वीकेंड आ जाते हैं। तो ऐसी शिकायतें आपको और भी मिलती हैं? आपको उनके आने से खुशी नहीं होती? नहीं, बहुत खुशी होती है सर। लेकिन सर, जो जिस तरीके से जो हाईवेज वगैरह जो बने हैं, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ जी। मैं जब मेरठ गया था तो एक फैमिली मुझे मिली और उन्होंने मुझे कहा कि आजकल हम आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस जाते हैं। फिर एक लड़का मुझे मिला, वो जर्मनी से वापस भारत आया और दिल्ली में अच्छी नौकरी करने लगा। तो यहाँ उसने अपना खुद का मकान वगैरह लिया गुड़गांव में। तो उसने कहा ये मकान मैंने बेच दिया, अब मैंने मेरठ में बंगला बनाया है और मैं रोज़ जाना आना करता हूँ। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं गुड़गांव से इधर आने के बजाय मैं अब मेरठ से आता हूँ। बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है कि लोगों का जब ये समाधान देखते हैं तो यही तो हमारे काम का कहीं ना कोई अच्छा फीडबैक है जो और अच्छा काम करने की शक्ति देता है। जी सर, बिल्कुल ज़बरदस्त हाईवे है। मतलब अगर किसी ने अभी तक ट्रैवल नहीं किया और हाईवेज लगातार बन रहे हैं तो गडकरी जी की एक बार जोरदार तालियां हो जाएं भाई। थैंक यू सर। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप स्कूल में कैसे थे? अभी जैसे आप रॉक स्टार इमेज है आपकी, स्कूल में आप बहुत ज़्यादा पढ़ाकू थे, टीचर्स वगैरह, मतलब पिटाई आपकी भी हुई है क्या? ना, मैं पढ़ाकू नहीं था। मैं जब 11th में था, हायर मैट्रिक में 75, उस साल इमरजेंसी लग गई और मैं उस समय इमरजेंसी के खिलाफ काम में जयप्रकाश जी के आंदोलन के समय उससे जुड़ गया। तो मेरा बोलो तो करियर का नुकसान हुआ क्योंकि उस साल HSC में मैंने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया और इमरजेंसी के खिलाफ ही मैं रात दिन काम करते रहा। तो मुझे 52% मार्क मिले एग्रीगेट और साइंस ग्रुप में 49.26% मिले। सर, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरे तो मार्क्स एक्चुअली उसकी गड़बड़ क्या हुई मैं आपको बताता हूँ जी। तो मेरे घर वालों की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, पर 50% से ज़्यादा मार्क मिलने के बाद ही
इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोफेशनल कॉलेज को एडमिशन मिलती जी। है तो मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। अब मुझे 7 डिलीट्स मिली है डॉक्टरेट्स, पर मैं अभी डॉक्टर इसलिए नहीं लगा था कि अभी भी मुझे लगता है कि मैं उसके कैपेबल नहीं हूँ। पर सर इंजीनियरिंग कॉलेज में सर को एडमिशन नहीं मिला, लेकिन इंजीनियरिंग कोर्सेज में केस स्टडी चलती है इनके कामों की, तो नितिन गडकरी जी के लिए तालियां देखिए बजती रहनी चाहिए। सर आपने अभी एजुकेशन के बारे में बताया, फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आइकॉन आपको माना जाता है, तो जब आपको ये मिनिस्ट्री मिली तो कुछ अलग तरीके की पढ़ाई करनी पड़ी या फिर कुछ अलग तरीके का, मतलब इतना सक्सेसफुल जो आपने ये जो स्टिंट है आपका, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखो 95-2000 में मैं महाराष्ट्र में मंत्री था जी और तब जब मैं मंत्रिमंडल में गया तो स्वाभाविक रूप से मुंडे साहब हमारे नेता थे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे और मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास दो डिपार्टमेंट है बीजेपी के कोटे में, एक पावर है और दूसरा ये अपना रोड मिनिस्ट्री है पीडब्ल्यूडी। जी तो आप कौन सा चाहिए? तो मैंने कहा आपको जो देना है वो दे दो। तो उस समय पावर मिनिस्ट्री में वो एनरॉन का लफड़ा चल रहा था, तो उन्होंने कहा ये थोड़ा सा तकलीफ वाला है, तो आप रोड मिनिस्ट्री लो, पीडब्ल्यूडी। तो मैं पीडब्ल्यू मिनिस्टर बना। जी बाद में पहला बीओटी प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में करने का सौभाग्य मुझे मिला। फिर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर्स, ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बने। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो थी वो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। उन्होंने मुझे अवसर दिया। वो देश की सबसे फ्लैगशिप और अभी योजना है। तो नेचुरली रोड से मैं जुड़ गया जी और रोड से जुड़ने के कारण एक स्वाभाविक रूप से फिर जब हमारी सरकार आई तब मोदी जी ने मुझे पूछा, तो मैंने उनको कहा कि मुझे रोड का ही काम देंगे तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है, मैं अच्छा कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं पूर्व अध्यक्ष था, तो उन्होंने कहा डिफेंस, होम मिनिस्ट्री और ये 4-5 प्रमुख मंत्री मिनिस्ट्री है तो ये थोड़ी नीचे है, तो आपको ये लेने के बजाय तो ये प्रमुख इसमें तो आप चॉइस करिए। तो मैंने कहा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, जहाँ मैं अच्छा काम कर सकता हूँ वही करूँगा, अगर आप देंगे तो रोड मिनिस्ट्री में काम करूँगा। तो उन्होंने रोड मिनिस्ट्री दी, तो फिर रोड और शिपिंग मुझे मिला। जी और ये पुराने अनुभव का थोड़ा फ़ायदा हुआ, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बीओटी, हाइब्रिड एन्युटी, और ये सब मैंने ही शुरुआत की थी देश में। तो नेचुरली उसकी पॉलिसी पता थी। मैं इंजीनियर नहीं हूँ और इंजीनियरिंग का बहुत एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, पर लोगों में ये एप्रीहेंशन है कि मुझे इंजीनियरिंग के बारे में काफ़ी नॉलेज है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ये जो MSRTC लिखी है ना, हाँ जी आपके स्पॉन्सर, जी इसका फाउंडर मैं हूँ। इसको निर्माण करने का काम 5 करोड़ के इक्विटी पर मैंने इसकी स्थापना की। मैं इसका पहला फाउंडर चेयरमैन हूँ। और मेरे पास नेपियन सी रोड पर एक ऐसी जगह खाली पड़ी थी, वहाँ एस्बेस्टॉस शीट का गोडाउन था, तो मैंने उसके ऊपर नीचे से सीलिंग वगैरह करके चकाचक बनाया। क्योंकि मैं करोड़ों में बात करता था तो लोग मुझे कहते थे कि तुम एस्बेस्टॉस शीट के नीचे बैठोगे तो लोग कौन विश्वास रखेगा। तो बाद में वो ऑफिस बना और पहली बार मैं कैपिटल मार्केट गया और मैंने पैसा खड़ा किया लोगों से। तो हमको पहली बार 450 करोड़ चाहिए थे, 1180 करोड़ रुपए मिले। 500 करोड़ चाहिए थे, 1100 करोड़ मिले। बॉन्ड इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ। तब रतन टाटा और धीरू भाई अंबानी ने मुझे कहा कि तुम तो हमसे भी कामयाब हो गए, इतना पब्लिक का रिस्पांस मिला। और उसी पैसे से मुंबई के 55 फ्लाईओवर बने, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बना और मुंबई पुणे हाईवे बना। वो पैसे भी वापस हो गए और अब महाराष्ट्र सरकार ने उसको मोनेटाइज करके 10,000 करोड़ कमाया। और जबरदस्त। सर मेरा अगला सवाल ये है कि हम सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं और आज यहाँ पर इस मंच पर जी रियल हीरोज़ के मंच पर हम बात कर रहे हैं कि सपोर्ट, जो आपका असली सपोर्ट कौन रहा। नितिन गडकरी को हम जानते हैं रॉकस्टार मंत्री हैं, सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग, आपकी मिनिस्ट्री सबसे अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन जब आप बड़े हो रहे थे सबसे बड़ा सपोर्ट आपका क्या था? कौन था वो रियल हीरो जिसने गडकरी जी को बनाया? मैं इतना कभी सोचता भी नहीं हूँ।
कौन अच्छा कह रहा उसकी भी चिंता नहीं करता, बुरा कह रहा इसकी भी चिंता नहीं करता, मैं अपने विश्व में रहता हूँ। एक बात मैंने जब से मंत्री था तब से याद रखी है। एक बार बाला साहब ठाकरे जी ने मुझे एक एक्रिलिक शीट पर लिखा हुआ एक बोर्ड ऐसा दिया, अच्छा। उस पर लिखा था आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। ओह, तो मैं जो 5 बातें विशेषता थी कि फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी कमिटमेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करेंगे। और ये मुझे फ़ायदा हुआ कि मुंबई के फ्लाईओवर उस समय 1800 करोड़ रुपए के थे, 55, 2-3 नहीं हुए, 900 950 करोड़ में बन गए। फिर मुंबई पुणे हाईवे का रिलायंस का टेंडर उस समय 3600 करोड़ का था, यानी आज के 40,000 करोड़, वो मैंने रिजेक्ट किया, धीरू भाई नाराज हुए थे, और वो MSRDC की स्थापना करके वो केवल 1650 करोड़ में हुआ। आज के इसमें से 20,000 करोड़ बच गए। तब से मैं एक बात देखता हूँ कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, क्वालिटी कमिटमेंट हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। वो हमने कोशिश करता रहा। सर थोड़ी सी पॉलिटिक्स की भी बात कर लेते हैं। पॉलिटिक्स में सर ब्लेम गेम बहुत होता है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के सामने ब्लेम गेम कर रही हैं, पर नितिन गडकरी जी में वो कौन सी चमत्कारी शक्ति है कि आपको कोई भी पार्टी ब्लेम नहीं करती? इनफैक्ट आपके सारी पार्टीज में आपके फ्रेंड्स हैं, तो ये गुड PR है या फिर ये जेन्युइन PR है? नहीं, मेरा PR वगैरह कुछ नहीं है। मैं RSS वाला हूँ, BJP का कार्यकर्ता हूँ, और माई आइडियोलॉजी इज़ ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करता हूँ। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे एक मित्र ने मुझे अच्छी बात बताई थी जी, कि एक रेखा तुम्हारी और एक दूसरे की है। अगर आपकी रेखा बड़ी करनी है तो 2 मार्ग है, दूसरी की पूछने का काम करो या अपनी बड़ी करो। तो तब से मैंने एक बात तय की कि अपन दूसरी की पूछने के लफड़े में नहीं पड़ना, अपनी रेखा को बड़ी करना। दूसरी बात, लोकतंत्र में आखिर देश सबका है। हमारा हाईवे एक MP भाजपा का, उसके काउंसिल फिर कांग्रेस का है, तो मैं तो ऐसा तो नहीं कर सकता। तो मेरा एक प्रिंसिपल है कि जो कानूनी काम है, जो उचित काम है, योग्य काम है, वो सबका होना चाहिए। तो मैं पॉजिटिविटी के साथ सबकी मदद करता हूँ, और जो काम कानून में नहीं बैठता, होने लायक नहीं होता, उसमें बताता हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल है, नहीं हो सकता। तो जो लोग आते हैं मेरे पास, बहुत से MPs आते हैं, तो अधिकारी बोलते ये गलत है। मैंने बोला ये आदमी पेट्रोल खर्चा करके 5वें मंजिले पे कोई एंजॉय करने के लिए नहीं आया है, इसकी कोई तो भी तकलीफ है इसलिए आया। आप उसको समझने की कोशिश करो और वो प्रॉब्लम सॉल्व करो जी। तो ये पॉजिटिविटी जो है कि लोगों की समस्या को सुलझाना, उनकी प्रॉब्लम को समझना, और हो सके तो जो कानूनी काम है वो करके देना, इसी भाव से लोगों में विश्वास पैदा हुआ। बाकी मेरा PR वगैरह कोई ऐसा है नहीं। ठीक है सर, मीडिया के बारे में एक सवाल करना चाहता हूँ। मीडिया आपको बहुत पसंद करती है, आप मीडिया से इंटरेक्शंस भी काफ़ी करते हैं और बहुत प्यार करती है मीडिया आपसे, पर मेरा सवाल है क्या आप भी मीडिया को पसंद करते हैं? देखो, मतलब कोई शिकायत तो नहीं है आपको मीडिया से? नहीं, मीडिया करके कोई एक व्यक्ति नहीं होता जी। मैं आपको एक ही बात बताऊंगा जो मैं किसी पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी एंड गुडविल is the biggest capital of 21st century. Even it is more important than the resources and technology. चाहे बिजनेस में हो, चाहे सोशल वर्क में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे मीडिया में हो, जी, सबने अपनी विश्वसनीयता का, गुडविल का और क्रेडिबिलिटी को सोचना चाहिए। आप कोई भी न्यूज़ बता सकते हैं, आपको अधिकार है लोकतंत्र में, पर ऐसी न्यूज़ बताइए जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। जी। तो मीडिया में सभी प्रकार के लोग हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा गर्मा गर्म करा देंगे तो लोग सुनेंगे, पर लॉन्ग टर्म पर ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड गुडविल ये एसेट्स है, और जो जो लोग अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में इसका उपयोग करके उसी प्रकार से चलते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। मैं बहुत बार मजाक में कहता हूँ, जो शॉर्टकट मारते हैं जी। तो शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। तो आप
अपने ईमानदारी से अच्छे मार्ग से चलते रहिए, दैट इज़ टू बी गुड थिंग, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर, एक क्रिटिसिज्म भी है आपका। क्रिटिसिज्म है कि नितिन गडकरी जी सपने बहुत दिखाते हैं, टू गुड टू बी ट्रू लगती हैं कई बार आपकी बातें। आपने कहा कि देश का किसान अब फ्यूल बनाएगा, ये आपने एक बार कहा। तो मैंने आलू से वोडका बनने की कहानियां सुनी हैं, किसान फ्यूल बनाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। अच्छा हो गया आप दरवाजे पर नहीं आए। आज मैं जिस गाड़ी में आया हूँ जी। वो टोयोटो कंपनी की इनोवा गाड़ी है, फ्लेक्स इंजन की, अच्छा। जो किसानों ने तैयार किए हुए 100% बायो इथेनॉल पे चलती है। वो 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। अब पेट्रोल का भाव 120 रुपये लीटर है, इथेनॉल का भाव 60 रुपये लीटर है। हिसाब लगाया तो पेट्रोल का भाव 25 रुपये लीटर के भाव से एवरेज मिल रहा है, और उसके साथ नो पोल्यूशन, कॉस्ट इफेक्टिव, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट और पोल्यूशन फ्री। अब ये मैं आपको भी मजाक में पूछता हूँ कि मैंने दिखाया हुआ सपना कौन सा पूरा नहीं हुआ है, ज़रा आप बताओ। अभी आप रुको थोड़ा। उसके पहले मैंने कहा इलेक्ट्रिक गाड़ी चलेगी, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस आ गई। अब इलेक्ट्रिक ट्रक भी प्रोसेस में आई, अब रोप इसमें केबल पे चलने वाली बस आएगी। मैंने कहा था हाइड्रोजन पे गाड़ी चलेगी, मेरे हाइड्रोजन की गाड़ी लेके मैं अनेक बार आता हूँ, गाड़ी आ गई। देखिए, आउट ऑफ बॉक्स जब आप कोई बात कहते हो जी। तो लोगों को लगता है ये सपना है। मैं जब बोलता था मुंबई और पूना से 2 घंटे में जाएंगे, तो मुंबई में अखबार वालों ने इसके ऊपर एडिटोरियल लिखा और उन्होंने कहा कोई कुछ भी, कुछ समय 9 घंटे लगते थे, कोई कुछ भी बोलता है, कोई सोचते नहीं, पॉलिटिक्स वाले बोलते घोषणा करते रहते हैं, अब 2 घंटे में जा रहे हैं। तो मैं आपको यही बात बताऊंगा कि थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स बड़ी बड़ी बातें जब बताते, मैं बोला पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज आएगा, आया। मैं मुंबई के समुद्र में हवाई जहाज में उतरा, उड़ा। बाद में मोदी जी वो हवाई जहाज लेकर गुजरात में गए और वहाँ उन्होंने साबरमती के वहाँ से उन्होंने भी उड्डान किया। अब ये आगे आने वाला थोड़ा समय लगता है जी। अभी बजाज, टीवीएस, हीरो, इनकी 2 व्हीलर, ऑटो रिक्शा इथेनॉल पर तैयार है। अब टोयोटो के साथ बाकी भी कंपनी सुजुकी वगैरह वो फ्लेक्स इंजन ला रही है। अब हाइड्रोजन ये फ्यूचर का फ्यूल है, और हम 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं जी। और सबसे बड़ी बात जो दिल्ली वालों के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो पराली पंजाब और हरियाणा में जलती थी जी। उसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता था। अब मैं अध्यक्ष हूँ उस एसोसिएशन का। 185 प्लांट पराली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाने के काम शुरू है। 36 प्लांट पूरे हुए हैं, और पानीपत में इंडियन ऑयल ने पराली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और हवाई ईंधन बायो एविएशन फ्यूल, जिसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे, वो भी तैयार की है, जो पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में जाएगी। तो मुझे बताइए, देखिए, सपना दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने जो पूरे करते हैं उनका साथ जनता देती है, और जो सपने पूरे नहीं होते उन नेताओं को ठोकने का काम भी जनता करती है। सर, आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। देखिए, ये सपना तो वाकई में मैंने जैसे शुरुआत करी थी, वो मेरठ वाला जो 1 घंटे की जो रोड थी, वो भी किसी ने कल्पना नहीं करी थी, पर आपने वो कर दिखाया। आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, काफ़ी बिल्कुल जो बात होती है वो सीधे मतलब बिल्कुल मुंह पर मारते हैं। पॉलिटिक्स में लेकिन थोड़ी सी चिकनी चुपड़ी बातें करनी पड़ती हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होती? मैं नहीं करता, काम मैं चल जाता जनता है? के साथ करता हूँ ना। मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता, और गलत बात को गलत बोलता हूँ। काम नहीं करना है तो 10,000 50,000 लोग ये काम होगा नहीं, मैं करूँगा नहीं बोलता हूँ। देखिए, लोग ईमानदारी को पसंद करते हैं, जी। लोगों को मूर्ख बनाना बेकार है। जो हो सकता है करो, जो नहीं हो सकता है नहीं कहो। तुम भगवान थोड़ी हो। अभी कल मेरा जनता दरबार था, जी। मैं कम से कम 2-2.5 हज़ार लोगों को लाइन से मिला। तो एक को मैंने कहा, अरे भाई ये नहीं हो पाएगा। नहीं तुम बोलो तो होता है। बोला मैं कोई बाबा हूँ क्या, अंगारा फेंक दिया और हो गया, ऐसा कैसे होगा, ये नहीं हो पाएगा। तो हमने कभी कभी जो नहीं हो सकता तो बताना चाहिए, जो हो सकता है उसको कोशिश करनी चाहिए। जी। जी।
पर एक आपको तो ये जो चौपड़ी बातें करना, झूठ बात करना, आश्वासन देना और उसका पालन नहीं करना, लॉन्ग टर्म पर ये स्ट्रेंथ नहीं होती है। अगर आप एक आधे बार नहीं भी बोलोगे तो लोग समझ सकते हैं। और मेरा पहले से ऐसी स्वभाव है, मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और मुझे लोगों में जाना है। मैं कभी कभी बोलता हूँ, अभी एक बार मुझे रहा नहीं गया तो मैंने एक तालाब अच्छा बनाया, अच्छा, बहुत सुंदर बनाया। तो एक बार मैं जा रहा था और वो तालाब में एक आदमी यूरिन कर रहा था। जी, अब मैंने रोकने की कोशिश की पर मुझे रोका, मेरा गाड़ी रोको, और गया और पीछे जाके कस पे एक लात ठोक के मारी उसको मैंने, क्योंकि मुझे सहन नहीं हुआ कि मैं ये इसको शुद्ध कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, ये ऐसा क्यों बिहेव करता है। तो कभी कभी आदमी की भी कमजोरियाँ होती है, उसको कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, फिर भी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। जी, क्योंकि मैंने कहा मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को मेरा घर समझता हूँ और यहाँ की जनता को मेरा परिवार समझता हूँ, हर पेड़ लगाता हूँ, रोड अच्छे बनाता हूँ, और आप लोग भी इसके तरफ ध्यान दीजिए। तो लोग धीरे धीरे इसको समझते हैं, सपोर्ट करते हैं। पर सर इलेक्शन जीतने की टेंशन होती है आपको? मतलब बिल्कुल नहीं, सर इलेक्शन अभी सर पर आने वाले हैं, टेंशन नहीं है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे चिंता ही नहीं, सब पार्टियां मेरा काम कर रही हैं। यानी मेरे साथ कोई अपोजिशन वाला जिसका नाम आता है वो मुझे आके घर में बताता है कि वो बोल रहे पर मैं खड़ा नहीं हूँगा। जो भी है, मैंने कहा आप खड़े रहो, आपको खड़ा रहने का अधिकार है। अब मेरी मार्जिन बढ़ जाएगी, इस बार 5 लाख से ऊपर होना चाहिए, ऐसी मेरी कोशिश है। सर विकास की बात होती है और विकास का मुद्दा, मोदी गवर्नमेंट 2014 में आप विकास के नाम पर आए, तो विकास की जब बात होती है तो सबसे पहले बात होती है रोड की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, हाईवेज की। देश के ओवरऑल विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बड़ा योगदान है? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है देश के ओवरऑल विकास में? देखो, पहली बात तो एयरपोर्ट्स बने, रेलवे में बड़ा काम हुआ, शिपिंग में बड़ा काम हुआ। रोड के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने बहुत पहले से अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इनका एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, वो अपने घर पे लिख के रखा है, अच्छा मेरे ऑफिस में। जी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अब आपको मैं बताता हूँ, मुंबई और पुणे के बीच में, पुणे इतना डेवलप हो गया, इसका कारण अब मुंबई में सुबह निकलते हैं, पुणे में काम करते हैं, शाम को वापस आते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ मेरठ की बात। जी, अभी 1 घंटे में दिल्ली मेरठ हुआ, तो बड़े प्रमाण पर मेरठ में इंडस्ट्री, उद्योग, व्यापार, दिल्ली के लोग वहाँ जाएंगे, वो यहाँ आएंगे, तो डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्री आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, तो रोजगार आएगा, और रोजगार आएगा तो गरीबी दूर होगी। अब जमीन के भाव देखो, ये मैंने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, ये मेरा नहीं था, ये अटका हुआ प्रोजेक्ट था। मुझे मनोहर लाल जी ने एक बार कहा कि गुड़गांव के कार्यक्रम में करा दो, तो बोला कितना लंबा है? बोला 28 किलोमीटर। मुझे लगा 300-400 करोड़ में होगा। मतलब ठीक है, कर देता हूँ, डिक्लेयर कर दो। कर दिया। आने के बाद पता चला 8000 करोड़ का है, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, लगभग पूरा हुआ। अंदर टनल है, ROBs है, 1, 2 लेयर, 3 लेयर्स है। अब आपको मैं बताता हूँ कि विशेष रूप से ये जो प्रोजेक्ट था, ये बनाने के बाद मुझे भी पता नहीं, मैं एक दिन मुंबई जा रहा था, एक सूट पहना हुआ लड़का आया और वो पीछे बैठा था बिजनेस क्लास में, आकर मेरे पैर छुए। बोला ये क्या कर रहे हो? बोले साहब आपने मेरा जीवन बनाया। मैंने कहा क्या जीवन बनाया? बोले मैं NCLT तक चला गया था, मेरा दिवाला पीट चुका था, आपने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, मैं अब 8 से 10 हज़ार करोड़ का मालिक बनाऊं, मेरे सब फ्लैट बेचे जा रहे हैं। और देखो वहाँ जितने बिल्डर है द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में, करोड़पति बन गए। यानी करोड़पति भी नहीं, वहाँ कम से कम 2-3 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, नई टाउनशिप बनी, और उनके सबके भाव दुगने तिगने हो गए, वो धनवान बन गए। तो रोड बनने से प्रॉस्पेरिटी आती, रोड बनने से इंडस्ट्री आती, रोड बनने से रोजगार आता, रोड आने से किसानों का फल फूल सब्जी दूध शहर की तरफ जाता है, रोड आने से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है, तो रोड से विकास होता है। तो नेचुरली जहाँ रोड बनता है वही विकास होता है, वहाँ नई टाउनशिप, लॉजिस्टिक पार्क आता है, लोगों को रोजगार मिलता है। जी, और ये विकास हम सब ने देखा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सर अब मेरे पास कुछ सवाल हैं, एक नया सेगमेंट आपके साथ 5 सवाल करूंगा छोटे छोटे से।
इसका नाम है स्विच का सामना। मेरे पास कुछ बातें हैं जो मैंने आपके बारे में सुनी हैं, सोर्सेज हैं, आपको पता है ना मीडिया में सोर्सेज, सूत्र चलते हैं, तो आपको ये बताना है कि ये मेरे सूत्र सही हैं या फर्जी हैं। तो पहला सवाल है कि नितिन गडकरी जी को फिल्म देखने का बहुत शौक है, आपकी फेवरेट फिल्म है महेश भट्ट की सड़क और आलिया भट्ट की हाईवे। मैं अभी फिल्म देखने का शौक था, तो मैं जब स्टूडेंट था तो फिल्म थर्ड क्लास में देखते थे और नाटक पीछे से देखते थे। तब कोई हम कभी भी जाके घुस जाते थे। तो उस समय पहला दिन जब पिक्चर लगता था, मुझे याद है एक शशि कपूर जी का आदमी और इंसान करके पिक्चर लगा था, तो यहाँ से जो चेयर पर बैठे इससे भी 1.5 गुना अंतर, पैर जमीन पर ही नहीं थे, ऊपर हवा के हवा लोगों के भीड़ में जाके काउंटर पे जाके टिकट निकाला था। पर अभी मैं Z+ में हूँ और मैं कभी फिल्म में जाता हूँ तो लोगों को तकलीफ होती है, तो मैं अब घर में ही देखता हूँ। पर मैं ये दोनों फिल्म तो उसका नहीं, पर मैं पुराने समय मेरी फेवरेट फिल्मों में आनंद बहुत अच्छी थी, राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की जी फिर मुझे दीवार और जंजीर, जी मुझे फाइटिंग के पिक्चर बहुत पसंद रहते थे तो वो देखता था। रजनीगंधा करके एक पिक्चर थी जी। वो दिल्ली की लेखिका थी मनु भंडारी करके, यह सच है, अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा की, वो भी पिक्चर मुझे बहुत पसंद। मैं कभी कभी पुराने फिल्म सुनता हूँ, देखता हूँ, पुराने गाने सुनता हूँ, राज कपूर के पुराने समय के गाने, मुकेश के गाने बहुत सुनता हूँ। मैं संगीत के भी अभी सांस्कृतिक महोत्सव करता हूँ मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में, रोज़ 50,000 लोग आते हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम, परसों मिक्का सिंह का हुआ, श्रेया घोषाल का हुआ, और फिर धार्मिक कार्यक्रम भी अनेक होते हैं। तो मुझे वैसे भी सांस्कृतिक और कल्चरल और स्पोर्ट्स, ये मैं क्रिकेटर था तो दोनों में बहुत काम करता हूँ। पर आपको मैं बता दूँ जो मेरी सबसे बड़ी साइड है, जो अभी मालूम नहीं आपको, मैं सबसे ज़्यादा काम एग्रीकल्चर में करता हूँ। मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूँ और मुझे 7 डॉक्टरेट डिलिट्स मिली है, उसमें से 4 एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। अभी एग्रो विजन हुआ जिसमें 5 लाख किसान आए थे, और मैं ज़्यादातर अपने जीवन का टाइम गांव, गरीब, मजदूर, किसान, रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल इकोनॉमी का उद्धार करने के लिए मैं ज़्यादा खर्चा करता हूँ। सर, एक और जो हमने अपने सूत्रों से बात सुनी है वो ये है कि नितिन गडकरी जी अपने पॉलिटिकल एडवाइजर्स की बात कम मानते हैं। शुरुआत में उन्होंने कहा कि पैंट शर्ट की जगह कुर्ता पजामा पहनो, आपने उन्हें ही भगा दिया। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने राजनीति में तय किया कि मुझे जो अच्छा लगेगा वो पहनूंगा, जो बोलना है वो बोलूँगा, जो करना है वो करूँगा, जो मेरा कॉन्शियस कहता है, मेरा मन कहता है वो मैं करूँगा। जनता मुझे चाहे एक्सेप्ट करे या ना करे, मैं ऐसी कोई नकल नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं कोई गलत इमेज बनाना चाहता हूँ। जैसे है वैसे दिखो, यही अच्छा है। लोग आपको समझते हैं, अगर समझने के बाद उनको लगेगा कि आप ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, चलते रहो। तीसरा जो सवाल है वो ये है कि नितिन गडकरी बहुत गुस्से वाले मंत्री हैं। एक बार आपने कहा ठेकेदार सही से काम नहीं कर रहा तो उसे रोड रोलर के नीचे डाल दो। अब ठेकेदार सब ऐसे नहीं होते हैं, पर ठेकेदारों का संबंध थोड़ा कुछ लोगों का ज़्यादा बेईमानी से होता है। जी। वो क्या करते हैं कि डिज़ाइंस में पैसे बचाकर प्रॉफिट निकालने के लिए क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और हमारे देश की जो क्वालिटी है वो रोड अच्छे बनने चाहिए, इसके लिए उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ये मेरा स्वभाव है। अब क्या होता है कि ठेकेदार नीचे में सबको मैनेज करते हैं और वो मैनेजमेंट करने में वो माहिरत उनको हासिल है, और सबको लक्ष्मी दर्शन देकर गलत काम करते हैं। ऐसे कोई मिले तो उनको मैं ठोकता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री। तो ये जो ठेकेदार गलत काम करेंगे उनको ठोकने का काम करूँगा। और मैंने जो कहा वो प्रतीकात्मक था जी जी कि तुमको बुलडोजर के नीचे डालूंगा, मैं सही में बुलडोजर नहीं डालूंगा, मैं तुमको ठोकूंगा, तुमको तुम्हारे पैसे काटूंगा, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करूंगा, तुम अच्छा काम करो। ये देखो, ये रोड बनता है ना, इसमें रोलर होता है, जी। तो ये होता है वाइब्रेटिंग रोलर। तो मैं मुंबई में जब मंत्री था तो वो 40 टन का कॉम्पैक्शन करता है, क्योंकि वो वाइब्रेटर चलता है, और जो कॉमन रोलर है वो 15 टन का ही करता है।
तो ये बदमाशी क्या करते थे, वाइब्रेटर बंद कर देते थे। मैंने मैंडेटरी कर दिया था वाइब्रेटिंग रोलर, तो वाइब्रेटर बंद करते थे तो 15 टन का ही होता था। तो ये कभी कभी क्वालिटी के लिए ये बात मैंने की, वही भाव मेरे मन में है। अगर अच्छी, देखो पैसा कमाना गुनाह नहीं है जी, हर आदमी बिजनेस में पैसा कमाना चाहिए और पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है। पर पैसा कमाते समय जिस काम के पैसे जितने आपने लिए हैं उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी आपने बनानी चाहिए। और मुझे इस बात का दुख है और मैं अभी इसके बाद इसके बारे में बिल्कुल सहानुभूति रखने वाला नहीं हूँ। जी, मेरे बताने के बाद भी क्वालिटी के बारे में मुझे जितना सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, उसमें कमियां है। जी, और दूसरी बात, मटेरियल के भाव भी बढ़ते, तो मैं चाहता हूँ मोनोपोली स्टील और सीमेंट की अल्टरनेटिव मटेरियल तैयार करो। अभी ग्लास फाइबर स्टील है, मैंने बोला इसको यूज़ करो। तो धीरे धीरे क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, नए टेक्नोलॉजी का उपयोग लाना और जो ठीक काम नहीं करेंगे उसको ठोकना। जी, ये बिल्कुल, मैं इसके बारे में मेरा कन्विक्शन साफ है। और अच्छा काम जो करता है मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसका सम्मान देता हूँ, उसकी पब्लिकली तारीफ भी करता हूँ। जी, तो उसको मैं ये भी कहता हूँ कि आपने अच्छा काम किया। सही बात। सर आखिरी है कि ट्विटर यानी एक्स पर आपके 13.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर 3 मिलियन फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 3.5 मिलियन फॉलोअर्स, यूट्यूब पर लगभग 7 लाख सब्सक्राइबर्स। नितिन गडकरी जी अपने आप को नेता कम इन्फ्लुएंसर कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या सच है सर? आपको सच बताता हूँ, मैं बहुत अनऑर्गेनाइज हूँ और मुझे ये मीडिया के बारे में मैं सहवी नहीं हूँ। मुझे भी पता नहीं ये क्यों बढ़ा है, तो मैंने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की। कोविड के समय में एमएसएमई का मंत्री था, 700-800 कॉन्फ्रेंस से लोगों को धीर देने के लिए, पॉजिटिविटी तैयार होने के लिए मैं बोलते रहा। धीरे धीरे पॉपुलर हुआ, मुझे पैसे भी मिलने लगे। पर मुझे भी कोई, मैं बहुत जीनियस हूँ, विद्वान हूँ, कुछ लिख के लाता हूँ, कुछ बहुत अच्छा बढ़ता हूँ, ऐसा भी नहीं है। पर लोगों का प्रेम मुझे लगातार मिल रहा है। कभी कभी मैं यहाँ गुड़गांव में एक बीवी जी का कार्यक्रम था, तो मैं उनके कार्यक्रम में गया, उनको 25-50 साल पूरे हुए इसके लिए। तो मुझे जाने के बाद पता चला कि ये कार्यक्रम 70 देशों में हो रहा है। तो मैंने उनको पूछा, भाई मुझे क्यों बुलाया? अगर इंडिया का कार्यक्रम ठीक होता, ये 70 देश में मुझे कौन जानता है, इतने जगह पर आप लोग बैठे। तो उसने कहा कि वो 70 देशों, उनका सबका चॉइस था कि आपको बुलाना चाहिए। और जब मैं बाहर निकला तो अमेरिका से लेकर पूरे वर्ल्ड में अनेक लोग मेरा भाषण सुन रहे थे। तो कभी कभी मुझे मौका, अभी ये जो आईआईटी वाले ग्रेजुएट्स हैं, उनकी वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो भारत से गए हैं और जो वर्ल्ड के बेस्ट कंपनी के सीईओ थे, उनकी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें मैं बोलने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोला। तब मुझे आश्चर्य लगा कि जो अमेरिका में बड़े बड़े कंपनी के सीईओ थे सब उस कार्यक्रम में थे। मुझे पता नहीं है, मैं एक ही बात बताऊं कि लोग मुझे जितना विद्वान समझते उतना मैं विद्वान नहीं हूँ। लोग मुझे जितना बड़ा जीनियस समझते उतना नहीं हूँ, मैं कॉमन मैन हूँ। और प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर है, तो फिर भी लोग मेरे ऊपर प्रेम करते हैं, मैं नसीबवान हूँ। मैं बहुत बार, जो शरद जोशी एक हास्य व्यंग्य कवि थे, आप याद करते कि मालूम, बहुत सुंदर कवि थे, उनकी कविता बहुत सुंदर बनती थी। उनने कहा था कि कुछ लोग नसीब लिखा कर आते हैं और कुछ लोग नसीब लिखाना भूल जाते हैं। मैं उनमें से हूँ कि मेरा नसीब लिखा कर आया हूँ, इसलिए लोगों का प्रेम मुझे वैसे ही नेचुरल कोर्स में मिलता है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी भी है और समाधान भी है और उनके प्रति मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। सर आप हाईवे मैन ऑफ इंडिया भी हैं, आप मॉडेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं नितिन गडकरी सर के लिए। सर बस जाते जाते आखिरी सवाल, साल 2024 में अब लगभग एंटर करने वाले हैं, फ्यूचर क्या है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का? देखिए, अभी बहुत कुछ काम होना बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, जी, आत्मनिर्भर भारत बने। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और अब हम लोग सब क्षेत्र में प्रगति, ऑटोमोबाइल सेक्टर जिसका मेरे मिनिस्ट्री के साथ संबंध है, मैं जब मंत्री बना तो 7.5 लाख करोड़ की थी, आज 12.5 लाख करोड़ की है। जी, और इस देश को 4.5 करोड़ लोगों को जॉब देने वाली इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। भारत सरकार और राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाली ये इंडस्ट्री है।
और अब देश का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करने वाली इंडस्ट्री है। सब वर्ल्ड के रेप्यूटेड ब्रांड्स हमारे यहाँ है, ट्रैक्टर, ट्रक, बसेस, स्कूटर, कार। इसमें हम देश में, वर्ल्ड में, अभी एक समय मैं जब मंत्री बना तो हमारा नंबर 7वां था। अब हमारा नंबर जापान को पास करके हम 3rd नंबर पर आए हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर भारत। और मैं उम्मीद करता हूं कि 5 साल के अंदर हम नंबर 1 पर आएंगे, इतनी क्षमता हमारे पास है। सभी क्षेत्र में यही विकास होगा। हमारा इंपोर्ट में फॉसिल फ्यूल ख़त्म होगी। हिंदुस्तान का किसान इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, हाइड्रोजन बनाएगा। फ्यूचरिस्टिक फ्यूल ग्रीन हाइड्रोजन है। और हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने, ये मेरा विश्वास है। और निश्चित रूप से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा। वाटर ट्रांसपोर्ट आएंगे, एयरपोर्ट की संख्या बढ़ रही, एमपीबीएस सी प्लेन आएंगे, हवा में उड़ने वाले ड्रोन आएंगे और पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म होगी। और अभी दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से जयपुर मैं इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी आएगा और लोगों को कंफर्ट मिलेगा और रेट 30% कम हो जाएंगे। बिल्कुल सर, तो उम्मीद करते हैं कि देश में इतना सारा डेवलपमेंट आए और जैसा कि आपने कहा बहुत जल्दी हम नंबर 1 होंगे। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ हमें टाइम देने के लिए, थैंक यू वेरी मच, जी रियल हीरोज पे आने के लिए। थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं श्री नितिन गडकरी जी के लिए। साथियों, आपने सुना कि आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी को फाइटिंग वाली फिल्में बड़ी पसंद हैं और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो दिल से सच्चे फाइटर हैं। मैं श्री नितिन गडकरी जी की फाइटिंग स्पिरिट को सम्मानित करने के लिए आग्रह करूंगा। गैलेंट से श्री सीपी अग्रवाल और श्री मयंक अग्रवाल मंच पर आएं। श्री रजनीश आहूजा जी, आप भी हमें ज्वाइन करें, हमें आपकी भी जरूरत है। थैंक यू अग्रवाल साहब, थैंक यू रजनीश जी। नितिन जी, हम चाहेंगे आप थोड़ी देर मंच पर ठहरें। हमारे रियल हीरोज आपके हाथों से सम्मानित होना चाहते हैं। साथियों, शबरी ये नहीं जानती थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उनके पास कब आएंगे, लेकिन इतना भरोसा जरूर था कि एक दिन सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, मोर नाचेंगे, पपीहे गीत गाएंगे, राम आएंगे। इसी विश्वास के सहारे शबरी श्री राम की प्रतीक्षा करती रहीं, जंगल से उनके लिए बेर चुनती रहीं। 7,500 वर्षों बाद शबरी का विश्वास गुजरात के श्री चंद्रकांत सोमपुरा में जीवंत हो उठा। हम सब की तरह चंद्रकांत जी को भी यह नहीं पता था कि अयोध्या में रामलला का मंदिर कब बनेगा, लेकिन उन्हें यह विश्वास था कि एक दिन राम मंदिर बनेगा जरूर। वो उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे और पूरी श्रद्धा से श्री राम मंदिर का मॉडल बनाते रहे। त्रेता युग में रामलला ने शबरी के तप, उनकी भक्ति को स्वीकार किया था। आज श्री सोमपुरा की भक्ति और राम मंदिर के लिए उनकी आस्था को श्री रामलला ने स्वीकार कर लिया है। उन्हीं के बनाए हुए मॉडल पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी हमारी सांस्कृतिक विजय का दिन होगा, वो दिन जो शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद आया है। सरजू जलथल जलथल रोई जिस दिन राघव हुए पराए, बिरहा के 100 पर्वत पिघले हे रघुराई तब तुम आए। ये वही क्षण है निरंजन जिसको दशरथ देख न पाए। 22 जनवरी का विजय दिवस महाराज दशरथ तो नहीं देख पाए, लेकिन श्री चंद्रकांत सोमपुरा अपनी आंखों से देखेंगे। आज हमारे बीच उनके सुपुत्र निखिल सोमपुरा उपस्थित हैं, जिन्होंने राम मंदिर मॉडल को तैयार करने में अपने पिता का हाथ बटाया था। मैं बड़े आदर से निखिल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। निखिल जी पधारें। आपकी तालियां थमनी नहीं चाहिए।
थैंक यू निखिल जी, थैंक यू नितिन जी। दोस्तों, अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क कहां है जानते हैं? नोट कर लीजिए, अपने महान देश पर गर्व करने का एक और कारण दे रहा हूं आपको। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क हमारे भारतवर्ष में है। तालियां बजनी चाहिए। सड़क के सब्जेक्ट में हमारे नंबर चाइना से भी ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। दुनिया भर का विकास दर स्टडी कर लीजिए, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भारत का निकलेगा। और इसकी बहुत बड़ी वजह है भारत की सड़कें। हमारे यहां एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवेज, डेडिकेटेड कॉरिडोर्स और दूसरी सड़कें बनाने की रफ्तार बाकी देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज है। और यह तेजी हमने कुछ रियल हीरोज के बल पर हासिल की है। मैं बड़े सम्मान के साथ इस मंच पर आवाज देता हूं हमारे अगले रियल हीरो को। ये वो सूरमा हैं जिन्होंने भारत में एक्सप्रेसवे का महाजाल बिछाने का मास्टर प्लान तैयार किया था। इनकी देखरेख में एक्सप्रेसवेज और कॉरिडोर्स मिलाकर अब तक 10,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बन चुकी हैं या बन रही हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट से लेकर हाईवे नेटवर्क तक इनके योगदान की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सड़क परिवहन मंत्रालय में चीफ इंजीनियर, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा नाम इनसे मिलता है, श्री मनोज कुमार का। नहीं, मेरा ये खराब है सर जी। इन्होंने सर, ये बहुत बड़ा सौभाग्य कि आपके दर्शन हो रहे हैं। सब आपसे इंस्पायर्ड हैं सर, पूरी तरह से। थैंक यू मनोज जी, नाम मिलता है हमारा। इंजीनियर बंद ही कर दो, चाहिए नहीं। दोस्तों, मैं फिल्मों में काम करता हूं और बड़े गर्व से कहता हूं कि देश की आर्थिक राजधानी वीर मराठाओं की भूमि मुंबई मेरा घर है। हर घर की तरह मेरे घर में भी हजार अच्छी बातें हैं और 2-4 चुनौतियां भी हैं जिनसे हम मुंबई वालों को हर दिन जूझना पड़ता है। एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी अंधेरी या बांद्रा जैसे इलाकों से निकलकर टाउन पहुंचना। कई घंटे सड़क पर गुजर जाया करते थे। फिर एक चमत्कार हुआ। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MSRDC में इन लोगों ने भगवान श्री राम की सेना जैसा पुरुषार्थ दिखाया और समुद्र के सीने पर पुल बांध दिया। बांद्रा वर्ली सेलिंक मुंबई के मस्तक पर चमकता एक ऐसा नगीना है जिसके आगे दुनिया के बड़े बड़े देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर्स की चमक फीकी पड़ जाती है। अब बांद्रा से टाउन जाने में सिर्फ 10 से 12 मिनट लगते हैं और इसके लिए 1.5 करोड़ मुंबईकर्स की ओर से MSRDC को दिल से आभार। मैं MSRDC के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजय यादव से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आएं और आपसे गुजारिश है कि उनके लिए वैसी ही तालियां बजाएं जैसे हीरोज के लिए बजाई जाती है। थैंक यू संजय जी। दोस्तों, कोई देश किस तेजी से तरक्की कर रहा है इसे नापने का सबसे सटीक बैरोमीटर है उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको अक्सर चलते फिरते घूमते टहलते वो साइन बोर्ड दिखाई दे जाता है निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो समझ लीजिए सचमुच देश प्रगति पर है। हमारे देश की मौजूदा तरक्की में एक संगठन का बहुत बड़ा हाथ है, एफकॉन्स। शाहपुर पॉलन जी एक बहुत बड़े विजनरी थे। उन्होंने एफकॉन्स नाम की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनाई और संकल्प लिया कि पूरे भारतवर्ष को सड़क, सुरंग, ब्रिज और बंदरगाह के जरिए जोड़कर एक कर देंगे। इस विजन और संकल्प का ही परिणाम है कि आज भारत समेत दुनिया के 25 देशों में एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा नाम बन गया है। निर्माण के क्षेत्र में इस विशेष योगदान के लिए एफकॉन्स को सम्मानित करते हुए हमें खुशी और गर्व दोनों है। हम चाहते हैं कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री S परमशिवन मंच पर आएं। ये बंद करो। दोस्तों, हर आदमी चाहता है कि उसका अपना एक घर हो, अपनी एक कार हो, 4 पहियों वाली कार, वो भी मारुति में घूमे। सच कहें तो आम लोगों के लिए कार का मतलब मारुति ही होता है
और कार बनाकर देश के लाखों लोगों का सपना साकार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री शशांक श्रीवास्तव हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनको बड़े आदर के साथ मंच पर बुलाना चाहते हैं। आप में से कितने लोगों की पहली कार मारुति थी? एक बार हाथ उठा के बताएं। लगभग सबकी। ये है मारुति की रीच और मारुति का पावर। थैंक यू सर। वंदे मातरम ये सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं है, देशभक्ति के वो जादुई शब्द हैं जिन्होंने पूरब को पश्चिम से, उत्तर को दक्षिण से जोड़ दिया। हमारे कवि कुल के पितामह श्री बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा यह गीत आजादी का तराना बन गया। वो दौर आजादी की लड़ाई का था, ये दौर गरीबी से लड़ाई का है। वो दौर तिरंगा हासिल करने का था, ये दौर तिरंगा विश्व पटल पर फहराने का है। इस दौर में भी एक बंकिम चंद्र आता है और शब्द की जगह नया संकल्प बुन देता है। वो अपनी देशभक्ति में टेक्नोलॉजी का इंजन लगाता है और तरक्की की पटरी पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली देश की सबसे तेज ट्रेन बना देता है। बंकिम को देखकर लोग जयघोष करते थे, वंदे मातरम। इनको देखकर देश एक स्वर में बोलता है, वंदे भारतम। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इस वंदे भारत ट्रेन के निर्माता सुधांशु मणि जी हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए वंदे भारत के जनक और नए भारत के नायक, द रियल हीरो श्री सुधांशु मणि जी का। ठीक। गैलेंट को ये नितिन जी, बहुत बहुत आभार आपका, इतना समय दिया आपने, और हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपके जितने सपने हैं वो सब साकार हों।